हेलो साथियों। आइए आज हम सभी लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज का हम सभी लोगों का टॉपिक क्या है भाई? मानव जनन, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, मानव जनन, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो आज का टॉपिक है भाई, मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यह कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही विशेष रूप से जरूरी है। ठीक है, खासकर बोर्ड वगैरह के एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो एक एक पॉइंट को हम सभी लोग समझेंगे बारीकियों से। आप सभी लोग समझने का प्रयास करें भाई, जिससे बोर्ड एग्जाम जब भी हो आप सभी लोगों का, तो आप सभी लोग या जो भी एग्जाम है, जानकारी के लिए पहले पढ़ो, जानकारी बहुत अच्छी रख लो, उसके बाद फिर भाई बोर्ड के एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही सारे टॉपिक जो इसमें है। ठीक है, मानव जनन संबंधित, ह्यूमन रिप्रोडक्शन संबंधित। आइए आज हम सभी लोग शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले परिचय लेते हैं, जनन क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपने समान बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है भाई, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, उसे जनन कहते हैं। ठीक है भाई, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव क्या करते हैं, अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, जनन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप सभी लोगों को यही पहले मैं बता दूं, जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? दो प्रकार के। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, वैसे मानव में और अनेदर जो स्तनधारी जीव हैं उनमें लैंगिक जनन ही होता है। वैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, लेकिन बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो भाई। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न लिंग, मतलब दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, अलग अलग लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ऐसे जीव जनन की प्रक्रिया में जब नर तथा मादा दोनों जीव भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, तो इसलिए अब एकल जीव जनन को यदि परिभाषित करना हो तो जिसमें एक ही जीव भाग लेगा उसे एकल जीव जनन कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग एकदम निश्चिंत होकर के इन चीजों को समझिए। ठीक है भाई, तो ये समझ में आया आप सभी लोगों को? मानव में और स्तनधारियों में क्या होता है, खासकर मानव पढ़ रहे हैं तो मानव में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें नर और मादा दोनों जीव भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, नर और मादा दोनों जीव भाग लेते हैं। ठीक है, और जहां नर और मादा दोनों जीव भाग लेकर के जनन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, वो ऐसे जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मानव में लैंगिक जनन। अब मानव एक लिंगी प्राणी है। अब मानव क्या है भाई? एक लिंगी प्राणी है। यदि मानव द्विलिंगी होता तो, यदि मानव क्या होता, द्विलिंगी होता, तब तो एक का रहता, तब वो जनन की क्रिया को पूर्ण कर लेता है या नहीं है? इसीलिए इनमें लैंगिक जनन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों के पास वो जनन क्रिया के लिए अलग अलग अंग भी होते हैं। ठीक है भाई, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी लोगों को बता दें, मनुष्य एक लिंगी जीव है। और यदि मानव में नर और मादा की पहचान करने की बात की जाए तो आंतरिक संरचनाओं से तो पहचान किया जा सकता है, लेकिन बाह्य संरचनाएं जो होती हैं, बाह्य वो क्या बोला जाता है, बाहरी जो संरचना है, स्त्री और पुरुष का बनावट जो है, संरचना बनावट जो है, उससे भी हम सभी लोग पहचान जाते हैं स्त्री और पुरुष को। मतलब वो देखिए, वो फलाना जा रहा है, लड़का जा रहा है, वो देखिए लड़की जा रही है, तो हम लोग कैसे पहचान जाते हैं? उनके बाहरी वो क्या बोला जाता है, बाहरी बनावट से। अब बाहरी बनावट क्या है भाई? जैसे पुरुषों के चेहरे वगैरह पर क्या हो जाता है भाई? दाढ़ी का आ जाना। स्त्रियों में ये दाढ़ी वगैरह नहीं आती है। ठीक है, इससे हम लोग पहचान जाते हैं। और उसके बाद यहाँ एक चीज कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर बच्चे, वो सर स्त्रियों वो क्या बोले जाते हैं, स्त्रियों के बाल बड़े होते हैं इसलिए नहीं। आजकल पुरुष भी बाल रख रहे हैं भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, जो स्त्रियां कर रहे हैं वो पुरुष कर रहे हैं, जो पुरुष कर रहे हैं वो स्त्रियां भी कर रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाल से नहीं।
वो क्या बोला जाता है भाई, मैंने बताया पुरुषों को यदि पहचानना हो तो कैसे पहचानते हैं हम लोग, बाहरी मतलब बनावट से। तो भाई पुरुषों के मुंह मतलब चेहरे पर क्या होता है, दाढ़ी ओढ़ी होता है, स्त्रियों पर नहीं होता है। और स्त्रियों की यदि आवाज से पहचान, मान लीजिए कि ऐसे कोई पीछे करके खड़ा है, ठीक है। और रही पैंट शर्ट की बात, तो भाई पैंट शर्ट स्त्रियां भी पहन रही हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे अगर खड़े हैं तो कैसे पहचानेंगे सर, अब तो चेहरा नहीं देख पा रहे हैं कि तब कैसे पहचानेंगे कि स्त्री है कि पुरुष। तो अब आप सभी लोगों को बता दें, यदि वो बोल रहा होगा, ठीक है, यदि वो बोल रहा होगा तो बोलने उसकी आवाज से पहचान सकते हैं। स्त्रियों की आवाज क्या होती है भाई, पतली होती है, ठीक है। और पुरुषों की आवाज भारी होती है, वजन होती है, गाँव गाँव बोलते हैं, का हाल चाल है भैया। और वहीं स्त्री, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप, और ठीक है, हाय। और पुरुषों को ना, "आप भाई क्या हाल चाल, ठीक हो, मस्त", ऐसे समझ रहे हो ना, पहचान जाओगे, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। और भी चीजों से पहचान सकते हैं, जैसे उनके स्तन वगैरह, स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, पुरुषों के निष्क्रिय होती हैं। तो पुरुषों के वो क्या होते हैं, स्तन बाहर नहीं होते हैं भाई, स्त्रियों के वो स्तन क्या होते हैं, फैटी होते हैं, इसलिए थोड़े बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। तो उससे भी पहचान सकते हैं आप सभी लोग, समझ में आया कि नहीं भाई। ऐसी कुछ संरचनाएं जिससे हम सभी लोग नर और मादा दोनों, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को पहचान लेते हैं। इनमें दोनों लिंग अलग अलग होते हैं, इनको स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग दो लिंगों में बांट दिया गया है। और विज्ञान में कहे तो नर और मादा दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। मानव जनन तंत्र, अब मानव जनन तंत्र को अंग्रेजी में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिए क्या होता है मानव जनन तंत्र, जनन क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को जनन अंग कहते हैं। मतलब जनन क्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं, उन सबों को यदि हम सभी लोग गोलिया करके एक समूह उन सबों का बना दे, तो उसी समूह को क्या कहेंगे, जनन तंत्र कहेंगे या जनन अंग कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। अब अगला आपका क्या है भाई, कार्य के आधार पर, और ध्यान रखिए, इसको जनन अंगों को, मानव जनन तंत्रों को, अंगों को दो भागों में बांटा गया। तो कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, काम के आधार पर, काम हम करने के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में भाई, दो भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए, इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग में जनन होता है, सॉरी, जनन होता है। जैसे अब जनन किसे कहते, किसे है भाई, तो वो क्या बोला जाता है, पुरुष का जो वृषण होता है वो पुरुषों का जनद होता है, और मादा का जो अंडाशय होता है वो मादा का, वो क्या बोला जाता है भाई, जनद अंग, जनद है, ठीक है, मतलब जनन अंग है, जनद का मतलब जनन अंग, ठीक है। ये मुख्य जनन अंग ये है पुरुषों में, मादा में ये है। अब आगे आप सभी लोगों को बता दें, भीषण जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस क्या होता है भाई, टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये किसके कारण होता है, अभी नीचे एक हार्मोन से बताएंगे उसके बारे में। अब टेस्टिस जो होता है पुरुषों का, ये कितना होता है भाई, तो दो, आगे बताएंगे, वैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं। टेस्टिस जो होता है भाई दो होता है पुरुषों में। अब इसी टेस्टिस में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, जो नर युग्मक कहलाता है, स्पर्म, ठीक है। अगला है आपका मादा जनद जो है भाई अंडाशय, जिसको ओवरीज बोलते हैं। ये इनकी भी संख्या कितनी होती है भाई, दो होती है। कितनी, मादाओं में ओवरी दो पाए जाते हैं। अंडाणु या अंडा, इसे सॉरी, अंडाशय में किसका निर्माण होता है भाई, अंडाणु या अंडे का। अब ध्यान रखिएगा, अंडाणु को अंडा भी कहते हैं, विज्ञान ध्यान रखिएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं कि इसमें सर अब ये नर मादा में कहां से, स्त्री पुरुष में, मानव में कहां से अंडी अंडा आ गया, तो नहीं नहीं, अंडा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंडाणु को ही अंडा कहते हैं। तो अंडाणु या अंडा, ओवम और एग का निर्माण कहाँ होता है भाई, अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अब इन सभी चीजों का निर्माण क्यों, कैसे होता है, तो हार्मोन्स के कारण। एक होता है आपका पीयूष ग्रंथि, क्या होती है भाई, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के अगले भाग, ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, जैसे ये देखिए, ये पिछला इसका भाग, ये देखिए इसका पिछला भाग हो गया, ये अगला भाग। तो पीयूष ग्रंथि जो है उसके अगले भाग से एक हार्मोन से स्रावित किया जाता है, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन। देखिए GnRH, जिसका पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करता है, जनदों का विकास करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनदों के, जनद कौन कौन है भाई, पुरुष का जनद कौन है, वृषण है, टेस्टिस। और मादा का जनद कौन है भाई,
अंडाशय ओवरीज है, तो इन दोनों का विकास कौन करता है? वृषण और क्या बोला जाता है भाई, अंडाशय का विकास कौन करता है? तो कौन करता है भाई? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग अगले भाग से स्रावित किया जाता है। तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अंडाशय को बढ़ाने उठाने का काम करता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ रहे भाई? परिपक्व करने का काम करता है। वही वृषण को भी बढ़ाने उठाने का काम गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन करता है। ये दोनों क्या करते हैं? ये क्या करता है? दोनों को बढ़ाने का काम करता है। पुरुषों में वृषण को टेस्टिस को बढ़ाएगा, मादा में अंडाशय ओवरीज को बढ़ाता है। अब ये बढ़ाएगा, देखिए भाई, जब तक ये दोनों बढ़ करके, जैसे ऐसे हर एक चीजों में अवस्थाएं होती हैं, हम ही लोगों में अवस्थाएं। अब देखो भाई, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसका विवाह कर दो, बच्चा पैदा कर देगा, नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? उसमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसे ही भाई देखो, ये भी अब मान लो कि निर्माण तो इनका हो गया, ठीक है, समझो बात को, ये तो बन तो रहे हैं, लेकिन अभी इनकी भी कुछ अवस्थाएं होंगी। इनको पूरी तरह से बढ़ करके परिपक्व होना होगा। जैसे एक माना जाता है पुरुषों में कि 21 साल में एकदम, मतलब 18 से 20 साल में एकदम परिपक्व हो गए, स्त्री भी उतने साल में एकदम परिपक्व हो गई पूरी तरह से। अब यदि उन दोनों का विवाह करेंगे, एक स्त्री और पुरुष का आपस में संलयन होगा तो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, वो दोनों संयोग करेंगे। तो ऐसे ही भाई देखो, ये वृषण जो है इसकी भी तो एक परिपक्व अवस्था आएगी। तो ये क्या करता है? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनको परिपक्व मतलब बढ़ाता तो है ही, लेकिन उस अवस्था तक बढ़ाता है जहां ये पूर्ण वृद्धि कर लेते हैं। जैसे हम आप क्या करते हैं भाई, हम स्त्री पुरुष, मतलब मानव में स्त्री पुरुष क्या करते हैं? 18 से 20 साल में पूर्ण लंबाई, मतलब जो भी वृद्धि रहती है, पूरा विकास हो जाता है उनके शरीर के सभी अंगों का लगभग। ठीक है, तो ऐसे ही इनका भी विकास पूर्ण हो जाता है। इनका भी जब पूर्ण होंगे तब ना शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब देखिए भाई, इतनी मूर्ख है, वही तो कहेंगे बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं कि मतलब उसका विवाह कर दीजिए बच्चा पैदा कर देगा, नहीं भाई। ठीक है, तो ऐसे ही अभी मान लीजिए कि एकदम अभी बने ही नहीं, तब तक ये क्या बोले, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्म कैसे बनने लगेगा? नहीं, ये पूरी तरह से जब बढ़ जाते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वृषण को, टेस्टिस को पूरी तरह, दोनों टेस्टिस को पूरी तरह से बढ़ा देता है, तब उनमें क्या होता है? उनकी जो परिपक्व अवस्था आ जाती है, तब उसके बाद शुक्राणुओं का, स्पर्म का निर्माण होता है पुरुष के वृषण टेस्टिस में। वहीं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है भाई? अंडाशय, जो मादा का अंडाशय होता है, मादा का जनन अंग है, ओवरीज, दोनों ओवरी को क्या करता है? बढ़ा देता है, बढ़ाकर परिपक्व कर देता है। ठीक है, उनकी प्रजनन अवस्था ला देता है, ऐसे समझो, प्रजनन अवस्था ला देता है। जो पुरुष, मतलब मानव के स्त्री पुरुष में 18 से 20 साल में आते हैं, तो इनके प्रजनन अवस्था को ला देता है। उसके बाद इनमें अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है, तब अंडाणु या अंडे का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ये समझ में आया आप लोगों को? किस हार्मोन के कारण? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है भाई कि क्या बोला जाता है, जनदों के विकास में हार्मोन्स, क्या बोला जाता है, जनदों के विकास में हार्मोन्स की भूमिका है। तो ऐसे करके एक नंबर में प्रश्न पूछ देता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो आप सभी लोगों को ऑप्शन दे देगा 4 ठो, उसमें गोनाडोट्रोपिक या गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ऐसे लिखा रहेगा, या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन से लिखा रहेगा, या GnRH ऐसे भी लिखा रहेगा। तो आप लोग समझ जाइएगा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसी को मार के आइएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आया? अब हम सभी लोग चलते हैं आगे। ये तो रहे हमारे प्राथमिक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स रहे। अब हम लोग चलेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता दें, पहली बात बता दें, द्वितीयक लैंगिक अंग को सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। हाँ, सहायक अंग, लैंगिक अंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि प्राथमिक लैंगिक अंग जैसे इनमें किसी का निर्माण नहीं होता, इसमें कोई बनता उनता नहीं है, इसमें सब लोग बन चुके हैं, ये समझ लो। ठीक है, बन चुके हैं। ये लोग केवल क्या करते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग में जो लोग आते हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे केवल जनन क्रिया में भाग लेते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। चलो भैया हम चल रहे हैं, अगर मान लीजिए स्त्री, वो क्या बोला जाता है, जनन क्रिया के लिए मतलब उत्तेजित हुई, किसी पुरुष के आकर्षण में आई, तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनके स्त्रियों के होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एकदम पूरा कहते हैं, हाँ चल, पीठ थपथपाते हैं, चल 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 तो चल, हमू चलते हैं। तो इन लोग मिल करके क्या करते हैं, पीठ थपथपा देते हैं, वो जाके कूद जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हो जाता है। तो वही पुरुषों में भी ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं। तो सहायता आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, द्वितीयक लैंगिक अंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स को सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये केवल प्राथमिक लैंगिक अंग जैसा इनमें कोई बनता उनता नहीं है, इसमें बन चुके लोग हैं। ठीक है, बने हुए लोग हैं इनमें, इसमें किसी को करोड़पति नहीं बनना, सब करोड़पति आदमी है। ठीक है भाई,
तो ये केवल क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, जनन क्रिया के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं। अब पुरुषों में न, पुरुष मतलब नर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेल, मेल में क्या होता है भाई, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न आदि, ये सभी क्या है, सहायक लैंगिक अंग हैं। मतलब ये सभी क्या करते हैं भाई, लैंगिक जनन की क्रिया में सहायता को प्रदान करते हैं। जैसे कोई पुरुष एकदम सड़ियाया, मतलब उसको मैथुन क्रिया या जनन क्रिया की बड़ी उत्तेजना हुई, गया, तो ये सभी क्या करते हैं, अब मान लीजिए उसी में नहीं नुकुर कर रहा है, ना ना हाँ हाँ ना कर रहा है, तो ये सब क्या मिल करके कर देते हैं, पीठ उनका थपथपा देते हैं, ना ना चल भाई चल, ठीक है ठीक, मजा ले, चल चल चल, मजा है, समझ गए कि नहीं। तो इन लोग क्या करते हैं, केवल सहायता प्रदान करते हैं, पीठ थपथपाते हैं। समझ में आया, कौन कौन, पुरुषों में कौन है भाई, मेल में शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न आदि, और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी अब स्त्रियों में कौन होते हैं भाई, मादा में, फीमेल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, फीमेल में क्या होता है भाई, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियां आदि, ये सभी ये प्रमुख हैं। और भी होती हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्वितीयक लैंगिक अंग में, सहायक लैंगिक अंग में ये प्रमुख है, प्रमुख लिया गया है। तो आप सभी लोगों को बता दें, ये भी मादा में भी क्या होता है भाई, ये भी मादा यदि किसी पुरुष को देख करके भाई विपरीत लिंग के प्रति ही आकर्षण होता है, एक एक तो होते हैं, कबो कबो गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, सेम लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है, उन चीजों को आगे पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत लिंग मतलब पुरुष की तरफ आकर्षण होगी कोई फीमेल मेल की तरफ, तो ये क्या करेंगे, अब उसमें लेकिन एक चीज आ जाएगी, जैसे ऐसे समझो, एक चीज आ गई, कोई स्त्री किसी पुरुष को देख करके आकर्षित होना चाहिए, अब उसमें क्या हो गया भाई, नहीं अब नहीं जाना है, नहीं अभी नहीं, मैथुन क्रिया नहीं, जनन क्रिया नहीं करनी है, रिप्रोडक्टिव नहीं करना, रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो ये क्या करते हैं, ये सभी मिल करके उसका पीठ थपथपा देते हैं, क्या कर देते हैं, पीठ थपथपा देना, हमें ना, अरे कुछ ना उगड़े चल, अरे देख ले देख ले देख ले चल। तो ये सभी क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, केवल, समझ गए कि नहीं, केवल उकसाते हैं, चलाओ चला काम, मजा है, चला, समझ गए कि नहीं। तो ये सभी हो गए। इससे भी प्रश्न पूछता है भाई कि द्वितीय, जैसे कभी पूछ देगा पुरुष के द्वितीयक लैंगिक अंग हैं, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 4 ठो। अब मान लीजिए कि 3 ऑप्शन दे दिया, कोई दूसरा अंडवाहिनी दे दिया, गर्भाशय दे दिया, योनि, पूछा क्या है, मेल में मतलब पुरुष में सहायक लैंगिक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग, ऐसे करके पूछा है, ऑप्शन दे दिया 4 ठो, दे दिया 3 ठो अंडवाहिनी, स्तन ग्रंथियां, योनि दे दिया, 1 ठो दे देगा शुक्रवाहिनी। तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, शुक्रवाहिनी लगाना है, ठीक है, पुरुष में शुक्रवाहिनी, या प्रोस्टेट ग्रंथि रहे तो प्रोस्टेट ग्रंथि, या इसके जगह पर शुक्राशय रहे तो शुक्राशय लगाना, या इसके जगह पर शिश्न रहे तो शिश्न को लगाना। और यदि मादा में पूछे, ध्यान रखना, मादा में पूछे तो फीमेल में पूछे कि फीमेल का वो द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कौन सा है, तो आप सभी लोग क्या लगाइएगा भाई, मान लीजिए 3 ऑप्शन दे दिया, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय दे दिया, अब एक ऑप्शन दे दिया अंडवाहिनी, तो अंडवाहिनी लगाइए, या इसके जगह पर गर्भाशय है तो गर्भाशय लगाइए, योनि है तो योनि लगाइए, स्तन ग्रंथि आपको दिख रही है तो स्तन ग्रंथि लगाइए फीमेल के लिए। ठीक है भाई, ये आप सभी लोगों को समझ में आया। अब देखिए शुक्रवाहिनी क्या करती है, शुक्राणुओं को रास्ता प्रदान करती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है भाई, ये वीर्य का 20 से 25%, 20 से 25 क्या 25 से 30% भाग बनाता है, और 25 ले लेते हैं, 25% प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का भाग बनाती है, ठीक है। और शुक्राशय, शुक्राणु जिस स्थान पर कुछ देर के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं, उसे शुक्राशय कहते हैं, ठीक है। ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं, अस्थाई है, मतलब कुछ देर के लिए रुकेंगे उसके बाद झटक दिए जाएंगे, समझ गए कि नहीं। ये कब जाते हैं, मैथुन क्रिया, जब कोई पुरुष, स्त्री और पुरुष आपस में मतलब क्या बोला जाता है, मैथुन क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उस समय शुक्राणु जब शुक्र वाहिनियों से होते हुए कहाँ पहुंचा, शुक्राशय पर शुक्राशय के पास पहुंचा, तो कुछ देर के लिए ठहरता है, उसके बाद जब अंतिम उत्तेजना रहती है तो वहीं से कुछ देर के लिए रुकते हैं, और अंतिम उत्तेजना के बाद तुरंत मूत्र मार्ग द्वारा स्खलित कर दिए जाते हैं। शिश्न क्या है भाई, यही पुरुष का मैथुन अंग है, मेन मैथुन अंग पुरुष का क्या है, ये है, ठीक है, यही मैथुन अंग है, मैथुनांग भी कहते हैं। अब स्त्रियों में अंडवाहिनी क्या है भाई, अंडा, मादा का अंडा जिस रास्ते से होकर, जिस मार्ग पर चलता है या जाता है, उसे अंडवाहिनी कहते हैं। अगला है गर्भाशय, बच्चा जिसमें बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उसे गर्भाशय कहते हैं, भ्रूण को अंग्रेजी में एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद योनि क्या है, योनि मेन, देखिए स्त्री में, फीमेल में योनि क्या है भाई, वो क्या बोला जाता है भाई, मैथुनांग है, ठीक है। स्त्री में मैथुनांग क्या है, योनि है, पुरुष में मैथुनांग शिश्न है, ठीक है भाई। यही दोनों का लड़ाई है ये दुनिया में, तीन की देखो, सभी बच्चों को समझा देते हैं, इनका 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 हई चाप के इक्वल करवा देते हैं, ठीक है। और कहा गया ई,
ई चाप करके ई कुल करवा देते हैं, और ई दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, आपस में मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चापते हैं, इन दोनों का विकास होता है, इन दोनों में हई दोनों बनने लगते हैं, और दोनों रह ही नहीं पाते हैं। ये स्त्री में बनेगा, ये पुरुष में, दोनों रह ही नहीं पाएंगे जब ही बनेगा। तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, कि दोनों आपस में, एक स्त्री और पुरुष आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे तो हई दोनों को भी मिला देते हैं। समझ में आया कि नहीं, ई दोनों को मिला देंगे तो वही क्रिया हो जाती है जनन क्रिया। ठीक है, शिश्न और पुरुष का परस्पर वो क्या बोला जाता है, संयोग, मैथुन या जनन क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये दोनों लोग मिल गए तो देखा इधर से, ध्यान से देखा लो, ई मिल गए, ई मिल गए तो क्या हो जाएगा, मैथुन क्रिया, दोनों मिल करके पूर्ण कर लेते हैं जनन क्रिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं भाई, कौन कौन से अंग होते हैं। वृषण कोश क्या होता है भाई, पहले तो वृषण कोश होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या है भाई, स्क्रोटम और स्क्रोटल सेक सैक ये बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ध्यान दीजिए, स्क्रोटल सेक। दूसरा है आपका वृषण, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉरी टेस्टिस गड़बड़ है क्या भाई, देख लीजिएगा भैया आप लोग, हाँ डाउन मौका। ठीक है, पुरुषों में दो, कितने भाई, दो, मतलब दो संख्या में दो को एक जोड़ी बोलते हैं, तो आप लोगों को एक जोड़ी मिलेगा। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं भाई, वृषण, मतलब दो ठो वृषण पाए जाते हैं, दो ठो अधिवृषण पाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एपीडाइडमिस। और दूसरा हो जाता है आपका शुक्र वाहिनी, दो ठो शुक्र वाहिनी भी पाई जाती हैं, जिसको वैस डिफरेंट बोलते हैं। उसके बाद आपका मूत्र मार्ग पाया जाता है। मूत्र मार्ग कैसे होता है भाई, एक ही होता है पुरुषों में, ध्यान रखिएगा, जिसको अंग्रेजी में यूरेथ्रा बोलते हैं। मेन भाग है भैया साहब, जिसको कृष्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में पेनिस बोलते हैं। अब इसमें इन क्रियाओं में भाग लेने में कुछ सहायक जनन ग्रंथियां भी होती हैं। सहायक जनन ग्रंथियों में शुक्राशय आपका आता है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद आपका आता है प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका काउपर ग्रंथि, जिसको काउपर ग्लैंड्स बोलते हैं। काउपर ग्रंथि दो होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी रहे भैया अभी तक के जितना भी समझाए हैं, कि आप सभी लोगों को समझ में आया। आगे वीडियो चाहे जितना लंबा हो भैया, इसको तो पढ़ाना ही एक टॉपिक, मतलब इसके बाद भी बताना है। अभी तो नर जनन तंत्र बताएं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएं, अभी फीमेल भी बताना है। ठीक है, अब हम सभी लोग जान लेते हैं भाई किसके बारे में। अब हम सभी लोग जानेंगे मादा जनन तंत्र, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब सभी लोगों को पता होना चाहिए भाई कि सिस्टम, पहले भी मैं बता लिया हूँ, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ कि सिस्टम क्यों कहा जाता है इन चीजों को। तो आप सभी लोगों को पता, और सिस्टम कहा किसे जाता था, जब किसी कई चीजों के मिलने से एक समूह बन जाता है, तो उसी समूह को सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मिल करके एक समूह बनाई हुई है। ठीक है ना, समझ गए, इसी समूह को तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। आइए उन सिस्टमों के बारे में जान लेते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम है उनके, अलग अलग तरीके से जान लेते हैं। मादा में दो ओवरी पाए जाते हैं, कितने भाई, दो अंडाशय पाए जाते हैं, संख्या में दो होते हैं। वैसे आप लोगों को लिखा हुआ जोड़ी मिल जाता है। ठीक है, जोड़ी का मतलब संख्या में दो, एक जोड़ी का मतलब संख्या में दो। तो दो अंडाशय होते हैं, जिसको अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। मादा में अंडाशय दो पाए जाते हैं, ध्यान रखो एक एक चीजों को। मादा अंडवाहिनी, सॉरी दो अंडवाहिनी, मादा में दो अंडवाहिनी पाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में ओविडक्ट्स बोलते हैं। अगला है सभी मादा में, सभी लड़कियों में, सभी बच्चियों में, सभी माताओं में गर्भाशय केवल एक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कितना गर्भाशय, केवल एक, दोनों दिखा देंगे भाई गड़बड़ हो जाए, एक पाया जाता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में यूट्रस बोलते हैं। ठीक है भाई, यूट्रस, ध्यान रखिएगा। सभी स्त्रियों में वेजाइना भी, योनि जिसको बोलते हैं, योनि भी एक पाई जाती है, कितनी, एक पाई जाती है योनि, जिसको अंग्रेजी में वेजाइना बोलते हैं। कई बच्चे इसको वगीना पढ़ते हैं या वेगिना पढ़ते हैं, नहीं वेगिना नहीं, और वगीना वगीना नहीं होता है, वेजाइना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये योनि एक पाई जाती है सभी स्त्रियों में, दो चार पांच तो ना होता है। ठीक है ना, एक तो हाँ, एक यही चक्कर पूरा दुनिया बर्बाद है। ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कह रहे हैं।
भग, अब स्त्रियों में भग भी पाए जाते हैं जिसको वुल्वा बोलते हैं अंग्रेजी में। अब इसी से रिलेटेड है कुछ सहायक ग्रंथियां हैं इन्हीं की, ठीक है, सिस्टम में ही आते हैं, तंत्र में ही आते हैं। तो सहायक जनन ग्रंथियां स्त्रियों में, मादा में सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं भाई? तो दो बार्थोलिन की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में भी बार्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं। दो होती हैं, एक जोड़ी आप सभी लोगों को लिखा मिलेगा। दो स्तन ग्रंथियां होती हैं जिसको मैमेरी ग्लैंड्स बोलते हैं। दो का मतलब एक जोड़ी, ठीक है, संख्या में दो, ठीक है भाई। स्तन ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं? दो, ठीक है ना। एक इधर मतलब एक दाईं ओर एक बाईं ओर, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, ये आप सभी लोगों को समझ में आया एक एक पॉइंट। अब आगे चलते हैं हम सभी लोग। नर में यौवनारंभ, प्रॉपर्टी इन मेल, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो भाई, इन सारी चीजों का यौवनारंभ का पूरा खेल यही दोनों आदमी मिलकर के करते हैं। ये दोनों हैं कौन भाई? तो इन दोनों का नाम है एच। एच का मतलब हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स है, ठीक है। इन दोनों का नाम क्या? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। ये दोनों पुरुष पुरुष में यौवनारंभ को, किसी भी लड़के में, इस नर में यौवनारंभ को शुरू करने वाले या उन कार्यों को पूरी तरीके सुचारू रूप से पूर्ण कराने वाले कौन है? टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पुरुष में, मादा में भी पाए जाते हैं, अभी जानेंगे हम लोग। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हैं। अब ध्यान दो, जैसे ये दोनों कैसे काम करते हैं भाई? तो देखो, ये ऐसे समझ लो कि ये क्या है, वो है, क्या बोला जाता है, एक इसमें से जनरेटर, एक तो हैंडल है, इसे समझ लो, ठीक है ना। एक तो जनरेटर, एक तो हैंडल है। एक को जनरेट हैंडल मारता है, ठीक है ना, एक को हैंडल मारता है, जनरेटर चालू हो जाता है। और जनरेटर जब चालू हो जाता है तो ये सारी क्रियाएं होती है, ध्यान रखना। लाइट वेट जलने लगता है, बत्ती होती, ठीक है ना, मतलब मुझ दाढ़ी कुल जो निकलता है कुल ये जनरेटर और हैंडल के कारण। ये दोनों जनरेटर और हैंडल है किसके? नर के यौवनारंभ में, ध्यान रखिएगा। अब नर का यौवनारंभ कब शुरू होता है भाई? 12 से 14 वर्ष में, ध्यान रखिएगा। 12 से 14 वर्ष में लड़कों में यौवनारंभ शुरू हो जाता है, ठीक है। और वहीं मादा में बात की जाए तो कुछ कम होता है, अभी बताएंगे, जैसे 10 से 12 साल में। पुरुषों का थोड़ा लेट होता है स्त्रियों के मुकाबले, लड़कियों के मुकाबले लड़कों में यौवनारंभ थोड़ा लेट शुरू होता है। अब एक चीज, चलो भाई, यौवनारंभ शुरू हो गया तो हम लोग पहचानेंगे कैसे? क्या उसके पास जा करके ही पहचान सकते हैं, या दूर से देख करके भी पहचान सकते हैं कि लड़के में यौवनारंभ शुरू हो गया है? क्या है घटनाएं? पूरी घटनाओं को आइए हम सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि दूर से भी देखकर पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? घटना होती है, क्रिया होती है, द्वितीय या गौण लैंगिक लक्षण जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, ठीक है, नर में। अब नर में कैसे पहचानेंगे भाई कि ये बच्चा यौवनारंभ में आ गया? 12 से 14 साल की अवस्था में आता है तो दाढ़ी व मूछ, पहले लड़कों के जब लड़का, कोई भी लड़का, देखो भाई, पैदा होते ही उसके पास दाढ़ी मूछ तो होती नहीं। हो जाएगा तो राक्षस कहलाएगा, है कि नहीं? वही समझ लो, गला दबा देंगे, मर मरा जाए ठीक है। तो दाढ़ी मूछ कब आता है? कब आता है भाई? यौवनारंभ के समय पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाता है। चेहरे पर ही दाढ़ी मूछ आएगा, और कहीं नहीं आता है। दाढ़ी मूछ चेहरे पर आ जाएगा, ठीक है, दाढ़ी मूछ का निकलना। और आगे है भाई आपका आवाज। आवाज को, स्वर आप सभी लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। स्वर भारी हो जाता है, पुरुषों का स्वर कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है। पहले लड़का बोलेगा, हाँ मम्मी, हमें खाना दे मतरिया, वैसे बोलने लगता है, हे मतरिया खाना दे, समझ रहे हो कि नहीं? ये उसका आवाज हो जाता है, समझे कि नहीं? नमस्कार भैया, नमस्कार भेजो, नमस्ते भैया, नमस्ते, जयराम, जयराम, आदाब आदाब, ऐसे, समझ गए कि नहीं? ये थोड़ा एकदम वो, जिसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं भाई इसको, हो वैसे अथवा बोल करके हो, घाव घाव, हाँ घाव घाव, एकदम घाव घाव बोलने लगता है। गाओ भैया, जयराम, नमस्कार, आदाब आदाब, सत श्री अकाल, ठीक है, ये ऐसे बोलने लगता है। तो आवाज पुरुषों का भारी हो जाता है, स्त्रियां वही लगती है मियाँ की बोलने, नमस्ते नमस्ते, आदाब आदाब, नमस्कार, जयराम जयराम, ऐसे बोलने लगती है। मियाँ ला कह भाई। वृषण कोष, ध्यान रखो, वृषण कोष और शिश्न। वृषण कोष, पुरुषों में जो वृषण कोष पाए जाते हैं, और शिश्न जो होते हैं, पेनिस इसको बोलते हैं, मेन जनन अंग, ठीक है। ये क्या बोला जाता है भाई? मैथुन अंग, इसको मैथुनांग कहते हैं। तो मैथुन अंग जो होता है शिश्न, पेनिस जिसको बोलते हैं, वृषण कोष पुरुषों के, और शिश्न दोनों में वृद्धि होने लगता है, ठीक है, दोनों बढ़ जाते हैं। शिश्न भी बढ़ करके लंबा और मोटा होने लगता है, ठीक है भाई। अगला है, शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। अब एक चीज बता दें, शुक्राणुओं का यौवनारंभ, देखिए कोई भी बच्चा पैदा होते ही उसमें शुक्राणु नहीं बनने लगते हैं। नहीं शुक्राणु बनने लगते तो जौन उपद्रव इस उम्र में सब मचाते हैं, वो उपद्रव बचपन से मचाने लगे, समझिए कि नहीं? हालांकि आजकल के शुरू हो जा रहे हैं 5 से 7 साल में, इनके पता नहीं ये कुछ हो जा रहा है, कहा दो
उपद्रव मचा रहे हैं सब, ठीक है। तो अगर शुक्राणुओं का निर्माण बचपन में हो जाता तो उन्हन के मतलब पैदा होते ही हो जाता, तो कुलबुलाहट उन्हन के पैदा होते हो जाता जो नहीं इस उम्र में होती है, ठीक है। तो शुक्राणुओं का निर्माण भी यौवनारंभ के समय शुरू होता है लड़कों में। अगला है जननांगों व बगल पर बाल उग जाते हैं। ध्यान रखिए, जो पुरुष के बाह्य जनन अंग हैं उन पर क्या हो जाते हैं, बाल उग जाते हैं अगल बगल, जैसे वृषण कहाँ है भाई, वृषण कोश है, शिश्न है, उसके अगल बगल क्या हो जाते हैं, देखेंगे चारों तरफ बाल उग जाएगा पुरुषों में, ठीक है, लड़कों में। और क्या बोला जाता है, बगल, बगल का मतलब एक आंख, समझ रहे हैं कि नहीं, काखी जिसको बोलते हैं, इसमें भी बाल उगने लगते हैं, ठीक है, यौवनारंभ के समय। अगला है भाई विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण या झुकाव भी लिखा जाता है। विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत का मतलब इसका उल्टा, ठीक है। लड़का है तो लड़की की तरफ क्या होने लगेगा, झुकाव उसका बढ़ने लगेगा, आकर्षण शुरू हो जाएगा, तब कहने लगेगा देवी जौन तौन तो ही हो, एकदम तो चरणों में झुक गए हैं, समझ गए कि नहीं। तब माई बाबू को बुलाना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और आजकल वाले तो और हैं, बुलाना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर हेलो बाबू सोना, रोना धोना, तो चलना निकल जाएंगे धीरे से, समझ रहे हैं ना। बस यही कुल का खेल है, ध्यान रखिएगा। चेहरे पर क्या हो जाते हैं भाई, मुहासे। अब बता दें, चेहरे पर मुहासे भी देखेंगे आप सभी लोग, दाना वगैरह भी वो क्या बोला जाता है, जब यौवनारंभ शुरू होता है तो लड़कों के चेहरे वगैरह पर दाने वगैरह भी निकलने लगते हैं, जिसको शायद हमको लगता है पिंपल्स बोलते हैं, काला जो अंग्रेजी में बैठे हैं वो सब समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है भाई, ये आप सभी लोगों को नर वाला समझ में आया, नर में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष में, और इनको शुरू करने वाले ये जनरेटर है, हैंडल है, ठीक है। ऐसे ही मादा भी है, मादा में यौवनारंभ, पबर्टी इन फीमेल्स, ध्यान रखिए, पबर्टी इन फीमेल्स, फीमेल्स में कैसे शुरू होता है भाई, कौन करवाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक दो हार्मोन्स इनमें भी होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये सारे शुरू करवाते हैं, इन सारी क्रियाओं को एकदम सुचारू रूप से संपन्न कराते हैं। अब ये है क्या, हार्मोन्स है दोनों, ये भी मादा में जनरेटर और हैंडल है, एक तो हैंडल मार देता है, दूसरा वो क्या बोला जाता है, एक तो हैंडल मारता है, दूसरा का क्या है, कंप्रेसर लगाता है, इंजन हो जाता है चालू, जनरेटर चालू हो जाता है, तो फिर ये सब चालू होने के बाद ये सब लाइट और बत्ती उत्ती जलने लगता है, ठीक है, फीमेल में भी। तो मादा में यौवनारंभ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की सहायता से शुरू होता है, यही सब शुरू करवाते हैं 10 से 12 वर्ष में। देखिए पुरुषों का क्या था भाई, 12 से 14 वर्ष, मतलब लड़कियां जो होती हैं उनमें लड़कों के मुकाबले यौवनारंभ 1-2 साल पहले शुरू हो जाता है, लड़कों में 1-2 साल लड़कियों के मुकाबले बाद में शुरू होता है। और लड़कियां इसीलिए कहते हैं लड़कियां पहले से आन हो जाती है, जब ले 12 से 14 साल में इनका यौवनारंभ शुरू हो, तब ले 10-12 लोगों को, 12-14 लोगों को आंटी मार के गिरा दे रही है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब चलो भाई, यौवनारंभ शुरू हो गया तो पहचान कैसे करें, ठीक है। अब पहचान कैसे किया जाए कि लड़की में यौवनारंभ, क्या उसके पास ही करीब जाने पर ही पता चलेगा या दूर से भी, मैं कह रहा हूँ दूर से भी पहचान जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो भाई, द्वितीय या गौण लैंगिक लक्षण, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स बोलते हैं, इस क्रिया के द्वारा हम सभी लोग पहचान जाएंगे। अब होता क्या है इसमें, तो इस स्तन का बढ़ना क्या हो जाता है भाई, स्तन का बढ़ना, स्त्रियों में देखेंगे स्तन क्या हो जाता है भाई, बढ़ने लगता है, स्तन क्या होता है, स्तन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और वो स्तन का विकास शुरू हो जाता है, फैटी ज्यादा हो जाता है और बाहर की ओर उभर जाता है, ऐसे निकल जाता है, ठीक है भाई। तो स्त्रियों के स्तन का बढ़ना, बाह्य जननांगों का विकास होना, बाह्य इनके जो बाह्य, देखिए भाई पुरुष के जैसे बाह्य जननांग वैसे स्त्रियों के भी बाह्य जननांग, उनमें भी क्या हो जाता है, बाह्य स्त्रियों के भी बाहरी जो जनन अंग है वो उनका भी विकास शुरू हो जाता है। अगला है मासिक धर्म शुरू होना। अब आप सभी लोगों को बता दें, स्त्रियों में क्या होता है भाई, इसमें तो शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, इसमें भी मासिक धर्म आना चाहिए, तकलीफ होता है, इन्हों को समझ में आना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। मासिक धर्म भी शुरू हो जाता है स्त्रियों में, मासिक धर्म 10 से 12 साल की अवस्था में यौवनारंभ के, देखो कोई भी स्त्री है भाई, पैदा होते ही उसमें मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं शुरू हो जाती, कब शुरू होती है, 10 से 12 साल की अवस्था में, यौवनारंभ के समय मासिक धर्म स्त्रियों में शुरू हो जाता है। अब पहली बार एक चीज और जान लीजिए, पहली बार यदि किसी स्त्री को रजोधर्म या मासिक धर्म आता है तो उसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, मतलब किसी स्त्री को या ऐसे किसी बच्ची को पहली बार यदि रजो दर्शन आता है तो उसे रजो धर्म आता है तो उसे रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। अब स्त्रियों की आवाज देखिए, पुरुषों की आवाज तो गाँव गाँव जयराम भैया कैसे हो, हाँ खूब हालचाल, ठीक है, ऐसे होता है। स्त्रियों की आवाज क्या हो जाती है भाई, आवाज या स्वर, स्त्रियों की स्वर मधुर हो जाती है, मिठास हो जाता है, ठीक है।
अगला है तीव्र हो जाते हैं। मधुर तो होते हैं लेकिन तीव्र हो जाते हैं। बोल देंगे ना, जैसे पहले 100 मीटर सुनाई दे रहा था जब 10 साल के थे, तो उसके बाद जब यमुनारंभ शुरू हो गया तो यहाँ से बोलेंगे तो 300 मीटर तक जाएगा। कान खा जाएंगे, सब चाव चाव करेंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो मधुर, लेकिन मधुर हो जाता है। हाँ, वो फोन में जब बतियाएंगे ना बहुत मीठा आएगा। हेलो, कैसे हो? बात ये हो ना? हाँ, ठीक हो? ये स्त्रियों का, पुरुषों का। हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ये पुरुषों का रहता है, स्त्रियों का ये रहता है। का कैसे हैं आप? बढ़िया। खाना ना खाएं? जब तक मैं आपसे बतियाती नहीं तब तक वो क्या बोला जाता है, मुझे वो नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगता। मारे ना जूता निकाल के भाई, अरे नींद नहीं। ठीक है, ये हो गया। अगला है बगल व जननांगों पर बाल उग जाते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, जैसे पुरुषों में बाह्य जननांगों पर बाल उग जाते हैं, वैसे स्त्रियों के भी बाह्य जनन जो अंग होते हैं उस पर बाल वगैरह, बाहरी जननांगों पर बाल वगैरह उगना शुरू हो जाते हैं। और क्या हो जाता है भाई, बगल, उनके भी कांख में, अगल बगल जो एक आंख है उसमें भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण या झुकाव। ठीक है, विपरीत। अब इसमें भी क्या होता है, विपरीत का मतलब अपने से अपोजिट, मतलब लड़की है तो लड़का। अब ये लड़कियों में हो रहा है भाई, तो लड़कियों का भी झुकाव कब हो जाता है भाई, यौवनारंभ के समय शुरू हो जाता है पुरुषों की ओर। ठीक है, लड़कों की ओर। ये भी अपना आंटी उंटी इधर दूठे इतने निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे दूठे निकाल लेंगे, उसके बाद आंटी मारे शुरू कर देंगे यार, तन तन। ओके, इनाक नहीं कटवाते हैं, यहाँ पर कुछ क्लिप वगैरह लगा ले ना। ओके, निकाल के ऐसे ही वो सब जानबूझ के निकलवाई रहती है, लड़कों सब जान लो। ऐसे निकाल लेंगे 4 ठो, और बाद ऐसे वो मुंह में चबाती भी रहे, बढ़िया लगा। काट काट के अपने छोट बड़ा करती रहेंगे और आंटी मारती रहती है ऐसे, टन टन टन। ठीक है, और अगर चक्कर में पड़े बाबू तो गए, टन टन टन, खत्म। ठीक है, तो वो इसी समय शुरू हो जाता है, यौवनारंभ के समय स्त्रियों में। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोला जाता है, चेहरे पर मुहासे। स्त्रियों के भी चेहरे पर क्या हो जाते हैं भाई, यौवनारंभ के समय ज्यादातर स्त्रियों में, पुरुषों में भी ज्यादातर देखा जाता है कि जब यौवनारंभ में बच्चा आता है, बच्ची आती है, लड़की लड़का आते हैं, तो वो दाने निकल जाते हैं चेहरे पर। ठीक है, उसको शायद मुहासे कहते हैं, और वो शायद पिंपल्स बोलते हैं। देवियां जानती होंगी, इसमें जितनी देवियां देखेंगे वो पहचान जाएंगी, बता देंगी कमेंट में। हाँ, पिंपल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मुहासे उग जाते हैं। अब आप सभी लोगों को एक इसके इससे संबंधित अध्याय पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों का आकर्षण इन दोनों का कम हो, इनका इनसे, इनका इनसे कम हो। आप सभी लोगों को बता दे बाबू, सारा खेल ये हार्मोन्स वगैरह का है, इनाना इनाना कुल काम गड़बड़ाते हैं, इनाना। बाकी यह कुल है, यो कुल सहयोग कर देते हैं, ये सब उग जाते हैं तो ये सब सहयोग कर देते हैं। बाकी खेल कुछ दूसरा नहीं है, ये कुल ना हो ना, ये कुल ना हो तो स्त्री पुरुष का कोई आकर्षण वगैरह ना रह जाए, एकदम ऐसे टूटा रह जाएगा। का हो, का हाल चाल है? ठीक, ठीक हो भैया? हाँ, ठीक है, ऐसे ही रह जाओ। तो ये कुल के चक्कर मत पड़ो, बाबू का सोना रोना धोना ये सब छोड़ो। ठीक है भाई, आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ो। आप सभी लोगों को बता दें, कक्षा 10वीं के बच्चों और 12वीं के बच्चों, खासकर जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बेहद जरूरी टॉपिक है। आप सभी लोग इससे संबंधित देख लीजिए। अभी इससे संबंधित जो भी मादा जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है, उन सभी को अलग अलग एक एक पॉइंट को विस्तार से ढेरों जानकारी देंगे और मजेदार तरीके से। लेकिन इस वीडियो को यहीं तक, अगले वीडियो में उन सबों का छोटा छोटा वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, आप सभी लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तब तक इतने से काम चलाइए, समझ गए? आप सभी लोग ढेरों प्यार दो भाई। स्वस्थ, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं यही कामना करता हूँ। जय हिंद।